हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया था कुछ दिनों पहले। ये गाइडलाइंस आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, ये गाइडलाइन जो जारी किया गया है वो किस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए ये जारी किया गया है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये गाइडलाइन जो है वो टारगेट किसके लिए किया गया है वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो बेसिकली गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइन बेसिकली जो जारी किया गया है, ये गाइडलाइन कोचिंग सेंटरों के लिए सरकार ने ये बेसिकली गाइडलाइन जारी की गई है। कोचिंग सेंटर्स की तरफ से अगर देखा जाए आज के डेट में, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी स्कूल में जब पहुंचता है, लाइक आफ्टर 8-9 जब वो क्रॉस करता है क्लास, तो उसके पास बहुत सारे कोचिंग सेंटरों से इन्विटेशन आता है ताकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर सके, लाइक जेईई, आईआईटी एडवांस एंड ऑल, ताकि उनका आफ्टर 10th वो आसानी से उसको क्रैक कर सके और फिर वो वहाँ पे एडमिशन ले सके। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये इसी चीज़ के अगेंस्ट में सरकार ने ये बेसिकली कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ ये बेसिकली गाइडलाइन जारी किया गया है, ताकि कोचिंग सेंटर्स वाले जो हैं वो किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र खास करके 16 साल है या उससे कम है, उनको किसी भी तरह का कोई एडमिशन नहीं लेंगे, या फिर कोई भी बच्चे जिनकी उम्र 16 साल या उससे कम है उनको किसी भी कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है सरकार की तरफ से, ताकि वो किसी भी कोचिंग सेंटर्स में जाकर के एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऐसा क्यों, इतने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्यों जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये बहुत ही वाइडर पिक्चर पे ये गाइडलाइन सोच करके यहाँ पे जारी किया गया है, क्योंकि इनडायरेक्टली इसका प्रभाव कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल पे पड़ता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है आज के डेट में डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो अंडर 18 ईयर्स के जो खास करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। और अल्टीमेटली इन द एंड जिसका कंक्लूजन आप देख सकते हैं मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, और बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो बेसिकली इसका शिकार होते हैं, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया है। अभी मैं आपको पूरा गाइडलाइन दिखाऊंगा, क्या गाइडलाइन जारी किया गया है, और पूरा एक वाइडर पिक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ये बेसिकली गाइडलाइन जो जारी किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। चलिए, वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देता हुआ चलूंगा, ताकि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चले, देखते हैं कितने लोगों को वो क्वेश्चन के आंसर पता है। सबसे पहला चीज, आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है, उनका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये बेसिकली गाइडलाइन जो है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। ये गाइडलाइन कोचिंग सेंटर्स के लिए बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बेसिकली जारी किया गया है, जितने भी स्टेट्स और यूटी में जितने भी कोचिंग सेंटर है, ताकि वो किसी भी स्टूडेंट का जो बेसिकली 16 साल या उससे कम उम्र के स्टूडेंट है उनका एडमिशन नहीं लेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के। यहाँ पे एक तो एडमिशन को लेकर के बात हो गई, और एडमिशन लेने के बाद भी जब स्टार्टिंग में उनको जब प्रॉपर तरह से बताया जाता है कि आप जो कोर्स ले रहे हैं उस कोर्स की फीस इतनी है, लेकिन बीच में जब आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या फिर आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ के बाद उनका एक अलग नोटिफिकेशन उनकी तरफ से जारी किया जाता है फीस राइज को लेकर के, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट को और बाद में बोला जाता है कि आपकी फीस बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको और अमाउंट कुछ पे करने पड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, एक्सॉर्बिटेंट फीस की बात कही जा रही है, यानी स्टूडेंट से मनचाहा फीस यहाँ पे रेज किया जाता है बेसिकली कोचिंग सेंटर्स की तरफ से, प्राइवेट कोचिंग सेंटर की तरफ से, जिसको लेकर के पूरी तरह से मनाही की गई है। और इसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट पड़ता है वो स्ट्रेस लेवल पे पड़ता है उन स्टूडेंट को, क्योंकि वो स्टूडेंट का एक तरह से आपका मेंटल प्रेशर पे वो आपका दबाव पड़ता है, कोचिंग सेंटर्स की तरफ से भी और यहाँ से आपके घर वालों की तरफ से भी, अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट जो आपको देखने को मिलता है वो डिप्रेशन में चले जाना। आप देख सकते हैं बहुत सारे कम उम्र के बच्चे हैं वो जिनका मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होते हैं, या फिर उनका इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, और कहीं ना कहीं बहुत से लोग उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते, उस चीज़ को झेल नहीं कर पाते, और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। हम लोग उस फिगर पे भी आएंगे
कि आज के डेट में कितने फिगर्स है, उस लेवल पे कितने नंबर्स है वो बेसिकली सुसाइड लेवल का, जो बहुत कम उम्र के बच्चे लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ आप देखते होंगे कोटास को लेकर के, दहलीज को लेकर के, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ रीजंस है। इसी चीज़ को रोकने के लिए सारे स्टेप्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से उठाया जा रहा है। ठीक है, तो यही सारी बात यहाँ पे कही जा रही है। इसको रफली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चीज, बहुत सारे कोचिंग सेंटर, जब कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेने आता है तो बहुत सारे भ्रामकवाद, मतलब इस तरह से इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है स्टूडेंट के दिमाग में कि आपको हर एक चीज उसी कोचिंग सेंटर्स के तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके लिए वो बेस्ट कोचिंग सेंटर है कि आपको यहीं पे आना चाहिए और यही कोचिंग सेंटर आपके लिए बेस्ट है। इस तरह से आपको सपने दिखा दिए जाते हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं कि वो आपको इस लेवल पे आपके माइंड वॉश करते हैं कि आपको इस लेवल पर तैयारी करा दी जाएगी, प्रैक्टिस करा दी जाएगी, कि आपका रैंक भी वो क्लेम कर देते हैं कि आपका कम से कम अंडर 500 आपका रैंक हम इस लेवल पे प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका अंडर 500, अंडर 100 आपका रैंक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसी चीज़ को रोकने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से उठाए गए हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बोली जा रही है, जो भी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं उनके लिए बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है, ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। जिन लोगों का जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं अगर वो ग्रेजुएट नहीं है तो उनकी, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है उस कोचिंग सेंटर को रन करने के लिए, तो यहाँ पे भी एक और गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है। कम से कम जो कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं वो मिनिमम योग्यता उनकी ग्रेजुएट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी भ्रामक वादे नहीं करेंगे। कोई भी कोचिंग सेंटर के अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं देगा। अगर वो इस तरह का क्लेम कर रहा है तो आप उस कोचिंग सेंटर के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। ये पूरी तरह से स्ट्रिक्टली वार्निंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हर कोचिंग सेंटर्स को, चाहे कोई भी राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो कोचिंग सेंटर है उनके लिए ये जारी किया गया है। 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का एनरोलमेंट नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा अगर 16 साल से कम उम्र का है तो आप उसका एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये भी स्ट्रिक्टली यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आपको छोटे भाई या छोटी बहन होंगे तो जिनको इस तरह की कोई चीज़ें उनके साथ हो रही है या उनको कहीं ऑफर्स आ रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर आप स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट केवल सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के बाद ही किया जाएगा, ये बात ध्यान रखते चलिएगा। नैतिक अपराध के दोषी शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। जो नैतिक अपराध से रिलेटेड जितने भी शिक्षक दोषी हैं उनको इन कोचिंग संस्थान में किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है सरकार की तरफ से। अब यहाँ पे एक और डिटेल में क्या बात कही जा रही है स्टेटमेंट में, ये बात भी बोली जा रही है कि सपोज कीजिए कोई बच्चा आया और उसने सपोज कीजिए कुछ क्लासेस लिए थे, उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद सपोज कीजिए उसने 10 दिन किया क्लास या 1 महीना किया क्लास, फिर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो विड्रॉ करना चाह रहा है। तो उस केस में उस कोचिंग सेंटर की तरफ से वो अमाउंट जो है, उनका फीस जो है वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं या फिर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप, मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इनकेस अगर आप कहीं पे भी कोई भी कोचिंग सेंटर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए उस कोचिंग सेंटर्स का ज़्यादा कम से कम डेमो क्लासेस ले लें। उस डेमो क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्लास आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, वो आपके भाई बहन के लिए सुटेबल है कि नहीं। अगर उनको क्लियर हो रहा है तो उनके लिए बेस्ट है, उनको क्लियर नहीं हो रहा तो फिर वो कोचिंग सेंटर्स उनके लिए सुटेबल नहीं है। और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है, अगर आपने कहीं पे फीस दी है तो वहाँ पे रिसिप्ट लेना कभी भी ना भूले, रसीद जरूर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये भी बात यहाँ कही जा रही है। और अगर छात्र कोर्स के लिए पूरी फीस दी है और तय अवधि के बीच में कोई कोर्स छोड़ रहा है तो छात्र को 10 दिनों के भीतर बची हुई फीस वापस की जानी चाहिए, ये भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस में ये बात कही जा रही है। तो अगर छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्पिटल में रह रहा था और हॉस्टल में रह रहा था तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी वापस की जानी चाहिए, जो कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर नहीं करते हैं। तो ये आपको अब आपके लिए ये पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये पूरे क्लैरिटी बेसिस पे ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। अगर कोई एडमिशन लिया है और उस केस में अगर वो बीच में विड्रॉ करता है तो 10 दिन के अंदर उनकी जो रिमेनिंग फीस है, जितना टाइम तक उसने क्लास किया है उतना तक छोड़ करके बाकी जो उसकी फीस बच गई है वो उसको रिटर्न कोचिंग सेंटर्स को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे है। बाद में ये बात कही जा रही है कि बीच में नहीं, अभी हम इसको लेकर के भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बीच में कोई भी कोचिंग सेंटर अपनी फीस को नहीं बढ़ा सकेगा।
अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहा है किसी भी कोचिंग सेंटर्स में, तो उसको अपने वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे सारे कोर्सेज आप उनका मेंशन होने चाहिए, और हर कोर्सेज का फीस भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। कोचिंग सेंटर्स का पूरा कानूनी ढांचा तय होगा, लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया जाएगा, और छात्रों को पहले से पता होगा कि ये कोर्स जो है वो इतनी अवधि की है, इतना टाइम पीरियड का है, और इस कोर्स का इतना फी है। ये पहले से ही जारी उनके पोर्टल्स पे, उनके वेबसाइट पे पहले से ही उनको क्लियर करना होगा। ठीक है, बीच में कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है सरकार की तरफ से उन कोचिंग सेंटर्स को लिए जो बेसिकली कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, उन पर्सन के लिए जो बेसिकली कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इनरोल करने की बात कही जा रही है हर कोचिंग सेंटर्स में, ताकि स्किल डेवलपमेंट किया जा सके हर स्टूडेंट्स का, ताकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीख सके, थिंकिंग पावर उनकी बढ़ सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने थॉट्स को डेवलप कर सके। ठीक है, वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी, अभी वही सारी बातें बताएं। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डिटेल्ड फॉर्मेट में आपको गाइडलाइन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, आप उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात कही जा रही है कि कोई भी कोचिंग सेंटर जो है वो किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाएगा, जिससे अगर कोई दबाव बनाता है तो ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेटली उसके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, जो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन में जाने, मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में ना चला जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए ये यहाँ पे जो है रूल, जो रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है, वो सरकार की तरफ से उन कोचिंग संस्थानों को बताया गया है कि आप किसी भी बच्चे पे दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, ताकि किसी भी तरह से उनके मेंटल हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम ना पहुंचे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। इसके साथ साथ हर कोचिंग सेंटर्स में एक आपके जो साइकोलॉजिक जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, है ना, वो भी हायर करने की बात कही जा रही है, ताकि मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस में वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें, जो बेसिकली अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके और उनको डिप्रेशन में जाने से रोक सके। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही। मनोवैज्ञानिक नियुक्त करने की बात यहाँ पे कही गई, अभी वही हमने डिस्कस किया। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर के नाम और उनकी उपस्थिति समय की जानकारी भी सभी छात्रों को, अभिभावकों को देनी पड़ेगी। फैकल्टी भी छात्रों को गाइडलाइन देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में प्रशिक्षण ले सकता है। तो ट्रेनिंग वगैरह करने की बात यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेकर के भी एक यहाँ पे जो है उसको डिस्कस करने की बात यहाँ पे कही जा रही है हर कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। तो हर मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा हो हर कोचिंग सेंटर्स में, ये भी यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हर कोचिंग सेंटर्स को गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो हर अपने कोचिंग सेंटर में एक मनोवैज्ञानिक को नियुक्त करें। अब हम लोग नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 से 21 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने सुसाइड किया है वो आप देख पा रहे हैं 35,950 है, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका 5 दिसंबर 2023 को ये अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है जो बेसिकली आज के डेट में इस चीज़ को कम करने के लिए ही ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अल्टीमेटली इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट को सेव कर सके, डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। और आज के डेट में आप देख सकते हैं अंडर 18 के जो स्टूडेंट है मैक्सिमम वही लोग इस चीज़ को, जो उनके लाइफ में जो स्ट्रेस जो आपको देखने को मिलेगा पढ़ाई को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के, रैंक को लेकर के, जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन को फेस करने नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अल्टीमेटली सुसाइड कर जाते हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है और स्ट्रिक्टली वे में कोचिंग सेंटर्स के ऊपर ये सारे गाइडलाइंस लागू किए गए हैं, ताकि वो ये सारी चीज़ें जो उनके तरफ से की जा रही है उस चीज़ को रोक सके। तो ये सारी गाइडलाइंस है, ये जो भी गाइडलाइंस था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि आप उसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में दें। जैसे सपोज कीजिए एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन जो है वो पहले आपका सब्जेक्ट था स्टेट का,
आज के डेट में वो है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट पॉलिटी में अगर हम लोग बात करें तो 3 लिस्ट होते हैं। चलिए मुझे बताइएगा कौन कौन से लिस्ट है, और आज के डेट में एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट में शामिल है और पहले किस लिस्ट में शामिल थी, और जिस लिस्ट से उसको चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्टेट लिस्ट में शामिल था, आज के डेट में उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा किस संवैधानिक संशोधन के तहत एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसको हमने स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया है, वो आप मुझे बताइएगा। और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल कितने लिस्ट हैं यूनियन में, कंकरेंट में और स्टेट में, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, वही सारी बात यहाँ पे कही जा रही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर और ये चीज़ें यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे कही जा रही है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 29 जुलाई 2020 को हुई थी। और चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पहला राज्य का नाम बताइए जो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। ये चौथा क्वेश्चन है जो आपको बताना। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका फोकस क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस करने का या इसको इन्वॉल्व करने का हमारे भारत में, इसका इसका बेसिकली इसकी जरूरी क्यों आ पड़ी, इसकी जरूरी ये इसलिए आ पड़ी क्योंकि स्टूडेंट थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ही रहा है, उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जा सके, उसके स्किल्स को ज़्यादा डेवलप किया जा सके, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ज़्यादा उसको ध्यान दिया जा सके। ठीक है, समेटिव असेसमेंट तो कर ही रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो नहीं रहा है, लेकिन स्किल्स के ऊपर, प्रैक्टिकल्स के ऊपर उसके थॉट्स को डेवलप करने को लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है, इसलिए इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। आपको बताना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कही जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये बेसिकली कराता है, जैसे साइंस को लेकर के हो गए, ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के हो गए, लैंग्वेज को लेकर के, आर्ट्स को लेकर के, वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर के, ये हर साल 2 बार ये टेस्ट यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये कराई जाती है। तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइन जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे जारी किए गए हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर्स ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो करता है, अगर पहली बार अगर वो इस चीज़ को नज़र में आया, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी फीस जो है वो मनचाहा फीस नहीं चार्ज कर सकता कोई भी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर इसको नहीं फॉलो करता है तो उस केस में उसको जो पेनल्टीज लगेगा वो पेनल्टीज लगेगा सबसे पहले केस में 25,000 का। सेकेंड बार अगर वो उस चीज़ को रिपीट करता है तो ये 1 लाख का उसको पेनल्टी पड़ेगा। और इन केस अगर वो इसको कॉन्सिक्वेंटली थर्ड टाइम रिपीट करता है, इस गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी, वो कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाएगा। ये पेनल्टीज यहाँ पे जारी किए गए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी कोचिंग सेंटरों के लिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें थी जो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो गाइडलाइन बेसिकली था वो 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए था कि वो कोचिंग सेंटर्स उनको ना भेजा जाए, वो ना जाए, और कोई भी कोचिंग सेंटर अगर उनको बुला रहा है तो उस केस में आप उनके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली अगेंस्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।